अस्सलाम वालेकुम। तो बेटा हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर अमाइन स्टार्ट किया था और हमने इंट्रोडक्शन उसका पढ़ा। उसके बाद हम लोग रिएक्शंस ऑफ अमाइन पे आ गए। ठीक है, यानी हमें आज से स्टार्ट करना है रिएक्शंस ऑफ अमाइंस बेटा। आ, सबसे पहला रिएक्शन अमाइंस का जो मैं लिखना चाह रहा हूँ या समझाना चाह रहा हूँ वो है न्यूट्रलाइजेशन। क्यों? क्योंकि अमाइंस बेसिस होते हैं बेटा, और एसिड बेस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो हम सबसे पहला जो रिएक्शन स्टार्ट करेंगे अमाइंस का वो होगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसे आप एसिड बेस रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बेसिक बात बैकग्राउंड देना चाहता हूँ। देखो बेटा, एसिड बेस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। एक्चुअली एसिड बेस रिएक्शन में सॉल्ट और वाटर फॉर्म होते हैं, वो बात की बात है, उसको छोड़ो। और पहली बात तो हमारे दिमाग में एक और मिसकॉन्सेप्ट है, हम कहते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन वो रिएक्शन होता है जिसमें सॉल्ट और वाटर बनता है। ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है हर न्यूट्रलाइजेशन में सॉल्ट के साथ वाटर भी बने, बट ये ज़रूरी है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में सॉल्ट ज़रूर बनता है। वाटर बने ना बने उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात और याद रखनी है आपने कि अगर आप न्यूट्रलाइजेशन को बहुत सिंपल वे में समझना चाहें तो हो ये रहा है कि एसिड्स प्रोटॉन डोनेट करते हैं और बेसिस उन प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं। हम इसे बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल से समझाता हूँ कि सर इतना सिंपल कैसे। जैसे फॉर एग्जांपल लुक एट हियर, सपोज करो बेटा अमोनिया है NH3। अगर अमोनिया H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट कर ले, बेस है ना, तो ये क्या बना लेगा? NH4 प्लस। दैट्स इट। इस रिएक्शन को अगर आप समझते हैं, जानते हैं, तो आप न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अमाइंस को बहुत ही इजीली समझ जाएंगे। यानी मैं जितने रिएक्शंस करूंगा उन सारे रिएक्शंस के अंदर अमाइंस के हर इंडिविजुअल रिएक्शन में मैं एक काम कर रहा हूं। क्या? अमाइंस को प्रोटॉन एक्सेप्ट करवाऊंगा बस। एंड दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन, और इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। तो जब आप कहते हैं एसिड बेस रिएक्शन, तो एसिड प्रोटॉन डोनेट करे और बेस वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करे, आप कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन हो गई। तो मैं इसके अलावा और कुछ करने वाला भी नहीं हूं, बस यही करने वाला हूं। बट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसलिए है कि इतनी सिंपल बात को समझने में भी थोड़ा देर, जरा एब्जॉर्ब करने में देर लगती है कि तो बहुत सिंपल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां देखिएगा बेटा, सपोज करो एक रिएक्शन लिख के देता हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल बेटा CH3 NH2। ठीक है, आपने इसको रिएक्ट करवाया HCl के साथ। सपोज कुछ नहीं करना सिवाय इसके कि एसिड प्रोटॉन डोनेट करे और बेस उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे। जरा देखिएगा बेटा क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, देखें। CH3 NH2 ने एक प्रोटॉन एक्सेप्ट किया तो हो गया NH3 प्लस, और साथ में हो गया Cl-। इसे कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मैं आपको एक एग्जाम्पल और देता हूं, जरा देखिएगा। जैसे एक दफा उसने पूछा, इसे कहते हैं हाइड्रोजीन NH2 NH2। उसने कहा इसे 2 HBr मॉलिक्यूल क्यों रिक्वायर्ड होते हैं फॉर द रिएक्शन, नंबर 1। और नंबर 2, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन। ये 2 सवाल पूछे उसने, 2 मार्क्स के। तो आप बेटा जरा सोचें,
एक नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है टू एक्सेप्ट द प्रोटॉन। तो बेटा अगर कभी किसी अमाइन के अंदर या कोई डाई अमाइन हो या उसके अंदर दो NH2 ग्रुप हो, तो उसका मतलब है दो नाइट्रोजन के पास दो लोन पेयर हो गए, तो वो एट अ टाइम दो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसीलिए हमें यहां चाहिए होते हैं 2HBr। ठीक है, अब देखें प्रोडक्ट क्या बनाऊंगा, वही ऊपर वाला मेथड जो मैंने यूज किया है। यहां देखिएगा बेटा, NH2 था, एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो NH3 प्लस हो जाएगा बेटा। NH2 था बेटा, एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो NH3 प्लस हो जाएगा। एक Br माइनस यहां और एक Br माइनस यहां आ जाएगा। दैट्स इट। सही है। एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जरा देखिएगा। एक दफा इसने एक सवाल पूछा बच्चों से, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए था शायद। इसने कहा कि अगर इस कंपाउंड को, ये देखिएगा बेटा, ये भी पास्ट सेवर का सवाल है, अगर हम HBr के साथ रिएक्ट कराएं तो नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट। अच्छा, बहुत सारे बच्चे इसको देख के थोड़ा घबरा गए कि यार ये क्या चीज है। कुछ नहीं है बेटा, सेकेंडरी अमाइन है। सेकेंडरी अमाइन का मतलब क्या होता है, जिसमें अमोनिया के दो H रिप्लेस हुए हैं। देखें आप, चेक करें, अगर आप अमोनिया से दो H हटा दें तो दैट्स इट। तो बेटा आपने दो H इसके हटाए, अब हुआ का क्या, जरा देखिएगा। स्क्रीन बोर्ड कॉस्ट जूम हैज स्टॉप ड्यू टू, क्यों भाई? ओके, जरा देखिएगा बेटा, ये N हुआ बेटा, एक H ये हुआ, एक H ये हुआ, ये प्लस हो गया, और कहीं पे भी इसके साथ क्या लगा दो, Br माइनस। अच्छा, कहीं पे भी मतलब अराउंड इसमें कहीं पे भी आप लगा दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। तो इसे कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। Why it is disconnected? Because of the internet. चला गया ये। हम इसको वहाँ से मॉनिटर करते रहते हैं। Oh, so did you change the net? Okay. अच्छा, इसने मुझे एक मैसेज दिया था। स्क्रीन चली गई ना सब। हाँ, यस 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 यस, गॉट इट, गॉट इट। Okay, and unmute. We have to. Done. Okay. So why you are not working, beta? I think this screen is not responding. Uh, can I restart it? Just let's see. Okay, now look. Sorry for inconvenience. Okay, so अगर हम इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को देखें तो बेसिकली हर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या हो रहा है बेटा, बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है। एक आखिरी रिएक्शन और करवाता है न्यूट्रलाइजेशन का, वो देख लीजिएगा, एराइल अमाइंस।
जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा, ये एराइल अमाइन है या एनिलीन है बेटा, और इसके साथ डायरेक्टली लगा हुआ है NH2। इसको आगे चल के थोड़ा और डिटेल से ही पढ़ेंगे। एराइल अमाइन, अगर आप इसको HCl के साथ रिएक्ट करा दें तो भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब हो गया कि एसिड प्रोटॉन डोनेट कर रहा होगा और बेस उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा होगा, एंड दैट्स इट। जैसे फॉर एग्जांपल, देखिए बेटा, आप इसे लिख सकते हैं NH3 प्लस, और इसके अराउंड कहीं पर भी किसी भी जगह पे आप Cl माइनस ऐसे मेंशन कर सकते हैं। तो अगर आप इन सारे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस को देखो तो बेटा हर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में मैं बेस को प्रोटॉन एक्सेप्ट करवा रहा हूं, एंड दैट्स इट, और कुछ भी नहीं कर रहा, बस बेसिस प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये हो गया इनका पहला रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हमारा दूसरा रिएक्शन है सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन फॉर्मेशन। बेटा सेकंड, हम सेकंड रिएक्शन देखते हैं इसका। न्यूट्रलाइजेशन के बाद हमारा सेकंड रिएक्शन है सेकेंडरी एंड टर्शियरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन फॉर्मेशन। बेटा अच्छा, आपको शायद याद हो, मुझे उम्मीद तो है थोड़ा थोड़ा याद होगा। डू यू रिमेंबर द फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म? बेटा याद है? अच्छा, आपको याद होगा प्रोपगेशन स्टेप के अंदर एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक। बिल्कुल उसी तरह का एक चेन रिएक्शन यहाँ भी हो सकता है। मैं तुम्हें थोड़ा सा रेफरेंस दे के समझाता हूँ। जरा यहाँ देखिएगा बेटा, थोड़ा बैकग्राउंड जरा देखें, समझ में आ जाएगी बात। हमने कल एक चीज पढ़ी थी छोटी सी, जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रिपरेशन के अंदर, किधर गई, ये रही। अच्छा, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, इस थर्ड वाले को जरा गौर से देखिए बेटा। आपने अल्काइल हैलाइड से प्राइमरी अमाइन बनाए, और आप चेक करें सील्ड ट्यूब में हाई प्रेशर के अंडर अमाइन बन रहे हैं, एग्री? अच्छा, उसी ट्यूब के अंदर जब आप थोड़ा गौर कीजिए, थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको, उस ट्यूब के अंदर बिलियन ऑफ अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल्स होंगे, उसमें प्राइमरी अमाइन भी होंगे, राइट, और उसमें अमोनिया भी होगी, एंड सो। तो एक्चुअली यहां पे भी एक तरह का चेन रिएक्शन स्टार्ट हो सकता है। कैसे? इस वाले रिएक्शन को गौर से देख लिया आपने, जो मैंने लिखा हुआ है थर्ड टाइप का, तीसरा रिएक्शन जिसमें आपने अमाइन फॉर्मेशन किए फ्रॉम कंसंट्रेटेड अमोनिया और अल्काइल हैलाइड। बेटा इसी रिएक्शन को मैं आगे लेके चलता हूं, जरा देखिएगा, यहीं से स्टार्ट करूंगा। अब देखें आप, आपने जो ऊपर रिएक्शन लिखा देखा बेटा, उस रिएक्शन में क्या क्या था मैं उसे यहां लिखता हूं, जरा देखिएगा। देखिए स्टेप 1 देखिएगा, जो ही ऊपर वाला हुआ क्या कि आपने एक अल्काइल हैलाइड लिया, लेट्स सपोज हैलाइड क्लोराइड है, ओके। अब इस अल्काइल हैलाइड ने पहले स्टेप में अमोनिया के साथ रिएक्ट किया होगा, तो जरा बात को समझिएगा, उस पहले स्टेप में हुआ क्या होगा जरा देखें। ये H और ये Cl मिलकर के क्या बना रहे होंगे? HCl, ठीक है, ये हो गया HCl। अब जरा गौर से देखिए, देखिए रिमेनिंग पार्ट क्या बना रहा है। आपने कहा RNH2, क्या बन गया बेटा? प्राइमरी अमाइन बन गया। अब
उस रिएक्शन मिक्सचर के अंदर प्राइमरी अमाइन भी होगा और मजीद अल्काइल हैलाइड भी होंगे। तो जरा देखिएगा स्टेप 2 में क्या हो सकता है, पॉसिबल क्या हो सकता है, जरा सेकंड स्टेप देखिएगा। आर सी एल, जरा इसको देखिए, प्लस एच एन एच आर। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह अब आपको बात और अच्छी समझ में आ जाएगी। यहां देखिए बेटा, क्या मैं नहीं कह सकता इस अमाइन का ये वाला H इस अल्काइल हैलाइड क्लोराइड के साथ मिलके दोबारा से क्या बना सकता है, HCl। यहां देखें आप, इसने वापस से क्या बनाया, HCl। अब देखिए रिमेनिंग क्या बचा, जरा गौर से देखें, R N H R। गौर करें क्या बन गया, सेकेंडरी अमाइन। दोबारा देखें थर्ड स्टेप में बेटा, RCl है बेटा, मैं सेकेंडरी अमाइन लिख रहा हूं, जरा गौर से देखें, HNR R है। तो जरा देखें ऐसा पॉसिबल है ना कि ये वाला H इस वाले Cl के साथ मिले और वापस से क्या बना ले, HCl। ठीक है बेटा, रिमेनिंग क्या बनेगा जरा देखिएगा, आप कहेंगे R N R और R, क्या बन गया, टर्शरी। तो आप वो जो आपने प्राइमरी अमाइन की प्रिपरेशन पढ़ी थी बेटा, उसी प्राइमरी अमाइन के बाद वो रिएक्शन फर्दर कंटिन्यू हो सकता है और सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन भी दे सकता है। तो अब आप देखें, इसे कह रहा हूं प्राइमरी, ये प्राइमरी बन गया। इसे कह रहा हूं सेकेंडरी, और बेटा इसे कह रहा हूं टर्शरी। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे और है, याद रखिएगा, ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों प्रोडक्ट आपस में मिल जाएं और मिल करके एक प्रोडक्ट बना लें, क्या, RNH3 प्लस और Cl माइनस। बोलो क्यों, सोचो, मैंने ऐसा क्यों सोचा कि ये दोनों प्रोडक्ट आपस में मिल करके ये भी बना सकते हैं, क्योंकि बेटा आपके प्रोडक्ट के अंदर अमाइन है और एसिड है। अमाइन क्या होते हैं, बेस, तो एसिड बेस रिएक्शन प्रोडक्ट का आपस में भी तो हो सकता है। इसी तरीके से बेटा ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों प्रोडक्ट मिलकर के एक नया प्रोडक्ट बना लें, R2NH2 प्लस और Cl माइनस। हो सकता है, नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है बेटा, ये टर्शरी अमाइन और आपका जो प्रोडक्ट दूसरा है HCl, वो आपस में मिलके बना लें R3NH पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो ये भी पॉसिबल है। समझ में आई मेरी बात। तो कभी कभी ऐसा होता है, हम इंशाल्लाह हाइड्रोलिसिस के अंदर इसको और थोड़ा डिटेल से भी पढ़ेंगे, कि आपके प्रोडक्ट्स आपस में रिएक्ट कर सकते हैं। क्यों, अगर उनकी नेचर एसिड बेस की है, या अगर आपके प्रोडक्ट के अंदर एसिड भी प्रोड्यूस हो रहा है और बेस भी प्रोड्यूस हो रहा है, तो बेटा वो दोनों आपस में रिएक्ट कर सकते हैं और वो क्या बना सकते हैं, एक नया सॉल्ट बना सकते हैं। तो ये हो गया सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन फॉर्मेशन। हमारा अगला फोर्थ रिएक्शन है बेटा, सॉरी थर्ड रिएक्शन। हमारा थर्ड रिएक्शन है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने ये पहले जरा कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा।
ब्रोमिनेशन बेटा, ब्रोमिनेशन। मैं इसे इंपॉर्टेंट क्यों कह रहा हूं, इसे मैंने स्टार क्यों बनाया, छोटा सा रीजन है, जरा देखिएगा। ओके, अब आप देखें, ये मैंने बनाया है बेटा, मैं एक चीज बना रहा हूं यहां पे, एनिलीन NH2, ठीक है। अगर मैं इसे एक्वस ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करा दूं, यहां देखें, तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये क्या होगा, हम्म NH2। कीप इन माइंड NH2 कौन सा डायरेक्टर है बेटा, 246 डायरेक्टर है। तो एक बी आर इधर, एक बी आर इधर बेटा, और एक बी आर इधर लगता है, ठीक है। इसे बोलते हैं ट्राई ब्रोमो एनिलीन। मैंने इन पोजीशंस पे बी आर क्यों लगाए, इसलिए लगाए बेटा क्योंकि ये 246 डायरेक्टर है, याद रखिएगा। आप इसे कहेंगे इट्स अ ट्राई ब्रोमो ब्रोमीन और ट्राई ब्रोमो एनिलीन। दिस इज ट्राई ब्रोमो एनिलीन, एंड इसको शॉर्ट में टब्बा भी बोलते हैं, TBA। एंड कीप इन माइंड इट्स वाइट PPT। That is why bromination is also known as test for aniline। ये जो अमाइनो बेंजीन है या एनिलीन है बेटा, दिस इज एनिलीन या अमाइनो बेंजीन। इसे टेस्ट फॉर, और अमाइनो बेंजीन भी कहते हैं इसको, ठीक है। आप इसे अमाइनो बेंजीन भी कह सकते हैं, सही है। दिस इज नोन एज टेस्ट फॉर एनिलीन। हो, काश मैं अब तुम्हें एक बात समझा सकूं। क्या आपको याद है, आप ब्रोमिनेशन एज अ टेस्ट तीसरी बार पढ़ रहे हो मुझसे। सबसे पहली बार आपने ब्रोमिनेशन पढ़ा होगा बेटा अल्कीन्स के अंदर, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन में। दूसरी बार आपने ब्रोमिनेशन पढ़ा टेस्ट फॉर फिनोल में, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं, याद करें। और तीसरी बार आप ब्रोमिनेशन पढ़ रहे हैं टेस्ट फॉर एनिलीन के अंदर, व्हाइट प्रेसिपिटेट बन रहे हैं। यानी ब्रोमिनेशन एज अ टेस्ट 3 दफा सिलेबस के अंदर है। फॉर अल्कीन है बेटा, फॉर फिनोल है बेटा, और फॉर एनिलीन है, इन तीनों के लिए। अच्छा, बस अल्कीन के अंदर पीपीटी नहीं बनते, फिनोल और एनिलीन दोनों केसेस के अंदर व्हाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं। और कीप इन माइंड, अगर आपसे 1 मार्क का सवाल पूछे तो आप जवाब दे दीजिएगा व्हाइट प्रेसिपिटेट, लेकिन अगर आपसे 2 मार्क्स का सवाल पूछे तो आप सेकंड मार्क ब्रोमीन डीकलराइज का भी ऑप्शन लिख सकते हैं, ठीक है, कि ब्रोमीन डीकलराइजेस। तो याद रखिएगा बेटा, ये जो ब्रोमिनेशन है ये 3 चीजों का टेस्ट है। टेस्ट फॉर अल्कीन है, टेस्ट फॉर फिनोल है, और टेस्ट फॉर एनिलीन भी है। ये हो गया हमारा तीसरा रिएक्शन। हमारा चौथा रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले
मुझे आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना है, और वो इंट्रोडक्शन है डायाजोनियम का, फिर हम फोर्थ रिएक्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये जो हमारा फोर्थ रिएक्शन है, इसके अंदर पहले मैं एक छोटी सी बात समझाना चाह रहा हूं, डायाजोनियम वाली। मैं समझाना चाह रहा हूं डायाजोनियम आयन या कंपाउंड। छोटा सा एक टॉपिक है और थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो मैंने स्टार बना दिया इस पे, ठीक है, ताकि आपको मेरी बातें याद रहें बेटा। आए थोड़ा इंट्रोडक्शन देता हूं, फिर आते हैं फोर्थ रिएक्शन पे भी आते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो डायजोनियम को थोड़ा क्लासिफाई करता हूं। देखो बेटा, डाई का मतलब होता है दो, डाई मींस टू। इसी तरह बेटा, एजो का मतलब होता है नाइट्रोजन, एजो स्टैंड्स फॉर नाइट्रोजन, और आई यू एम स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव चार्ज। अगर आप इसकी सिर्फ इतनी बातों को भी समझ जाएं तो आपको आइडिया जरूर हो जाता है कि डायजोनियम होता क्या है। व्हाट इज डायजोनियम? एक्चुअली ऐसे दो नाइट्रोजन जिन पे क्या चार्ज हो, प्लस चार्ज हो, उसे क्या बोलते हैं? डायजोनियम। अब मैं एग्जाम्पल देके समझाता हूं हो क्या रहा होता है, जरा देखिएगा। जब हम एनिलीन को अच्छा, दो कंडीशंस है। कुछ लोग कहते हैं कि आप HCl प्लस सोडियम नाइट्राइट ले लें, और आप सिर्फ नाइट्रस एसिड भी ले सकते हैं, HNO2। अच्छा, एक ही बात इसलिए है कि अगर आप ऊपर वाले दो रिएजेंट्स को थोड़ा गौर से देखें बेटा, तो HCl और NaNO2 मिलके क्या बना लेंगे? NaCl और HNO2। तो आप डायरेक्ट नाइट्रस एसिड भी यूज कर सकते हैं, HNO2। अच्छा, याद रखिएगा, अगर आप पेपर में कंडीशंस नहीं लिखेंगे टेम्परेचर की, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि डाइजोनियम आर हाईली अनस्टेबल। अब सुनिए, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 5 डिग्री सेंटीग्रेड, और मैक्सिमम टेम्परेचर जो इसमें रह सकता है वो है 10 से अबव पे ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा। तो 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपने टेम्परेचर रखना है बेटा, तो आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा। जरा देखिएगा, उस प्रोडक्ट को डायजोनियम कहते हैं, ये देखें। और ये हो गया आपका N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और ये हो गया आपका डायाजोनियम क्लोराइड बेटा। इसे कहते हैं डायाजोनियम क्लोराइड। और अगर आप इसमें से क्लोराइड हटा दें तो ये बन जाएगा डाइजोनियम आयन। ये हो गया, ये एनिलीन से बनता है, ठीक है। अब याद रखिएगा, हम जो अमाइंस के रिएक्शंस पढ़ने जा रहे हैं उसमें डाईएजोटाइजेशन अमाइन से बनने वाले प्रोडक्ट का रिएक्शन होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अमाइन से बनता है डाइजोनियम, फिर डाइजोनियम से एक और रिएक्शन होगा जो हम आगे पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट है। अब ये हमने बना दिया डाइजोनियम।
पहले मैं आपको डायजोनियम के बारे में थोड़ी सी डिटेल इसलिए बताना चाह रहा हूं कि तुम्हारा एग्जामिनर अक्सर तुम्हें कंफ्यूज करता है, तो जरा ख्याल रखिएगा। या कभी कभी बच्चे मार्किंग स्कीम में देखकर ना पॉजिटिव चार्ज को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। इसे आप बहुत सारे तरीकों से लिख सकते हैं, स्पेशली तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके हैं। उन तीनों तरीकों में से जो दो तरीके हैं जिनमें चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट करता है, वो अक्सर बच्चों को कंफ्यूज करता है। मैं चाहूंगा कि आपको थोड़ी सी बात समझ में आ जाए ताकि आपकी कंफ्यूजन खत्म हो जाए। N2 प्लस जो डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ अटैच होता है, वो अटैचमेंट होती कैसे है ये आपको समझ में आनी चाहिए। कीप इन माइंड, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। अब जरा देखिएगा, मैं अलग से आपको डाइजोनियम के दो स्ट्रक्चर समझाना चाह रहा हूं। बहुत आसान है, थोड़ा गौर करना पड़ेगा बस। ये जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा, ये मैंने बेंजीन रिंग के साथ एक N2 को जोड़ना है, जरा गौर से देखते रहिएगा बेटा। ये हो गया नाइट्रोजन, ये एक नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन जो उसने बेंजीन के कार्बन के साथ शेयर किया हुआ, राइट। चले मैं जरा इसको और बड़ा करके दिखाता हूं, जरा देखिएगा बेटा। अब देखें, 1 2, गौर से देखें, 1 2, नाइट्रोजन, सही है। नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, ठीक है, और एक उसके पास लोन पेयर बचा हुआ है। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो लेफ्ट वाले नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। गौर से देखें बेटा, राइट वाले नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 4 हैं। इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दिया होगा? वही क्लोराइड वाले को, ठीक है। तो इसका मतलब है प्लस चार्ज इस नाइट्रोजन पे आना चाहिए, यस और नो। अब आप देखें बेटा, ये बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। अब देखें, अगर ऐसा हो कि ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर यूज करे टू मेक अ डेटिव बॉन्ड हेयर, यानी पहले अपने राइट वाले नाइट्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन दे और फिर उसके बाद अपने रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना ले, तो आप कह सकते हैं ना, जरा सिचुएशन देखिएगा क्या हो सकती है बेटा। लुक एट हियर, ये देखें, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। हम्म, ये नाइट्रोजन अपनी जगह, ये देखें बेटा, ये दो वो इलेक्ट्रॉन हैं जो इसने शेयर किए थे इसके साथ। दोबारा देखिए, ये इसका लोन पेयर एज इट इज। हाँ, अब क्या हुआ, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया और उसके साथ बॉन्ड बना लिया, ट्रिपल बॉन्ड हो गया। तो आप सोचें बेटा, राइट वाले नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 5। जबकि लेफ्ट वाले के आउटर मोस्ट शेल में अभी कितने रह गए? उसके अपने बोल रहा हूं, ठीक है, 4। इसका मतलब है यही पॉजिटिव चार्ज अब कहाँ आ जाएगा? इधर आ जाएगा बेटा, ये देखिए। कितनी सिंपल सी बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बस जरा ख्याल रखिएगा बेटा। अगर इसको अब मैं समराइज कर रहा हूं, बहुत सिंपल समराइज करके दिखाता हूं इसको, जरा देखिएगा। यहां देखें, मैं ये कह रहा हूं बेटा, अगर कभी एग्जामिनर नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड शो कर रहा हो, तो तुम देखना वो प्लस चार्ज हमेशा राइट वाले पे लिखेगा। और अगर कभी एग्जामिनर नाइट्रोजन नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड शो कर रहा हो, तो तुम नोट करना वो प्लस चार्ज कहां लिखेगा? लेफ्ट वाले के ऊपर। तो दोनों तरीकों से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए ये, ठीक है। तो कभी कभी चार्ज लेफ्ट वाले नाइट्रोजन पे लिखता है और कभी कभी राइट वाले पे। लेकिन अगर तुम चार्ज का ख्याल नहीं रखोगे, और जैसे फॉर एग्जांपल डबल बॉन्ड बनाया हुआ है और तुमने चार्ज लेफ्ट पे लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है। इसी तरह बेटा ट्रिपल बॉन्ड बनाया हुआ है और तुमने चार्ज राइट पे लिखा है, तो भी गलत लिखा है।
इसीलिए मैं बच्चों को ये छोटा सा मैकेनिज्म समझा देता हूँ कि यार इसका जरा ख्याल रखिएगा, ठीक है। ये है डाइजोनियम कम क्लोराइड और डाइजोनियम आयन या डाइजोनियम कंपाउंड। अब सवाल ये है कि हमने डाइजोनियम बनाया क्यों है, ये है हमारा अगला रिएक्शन। हम डाइजोनियम क्यों बनाते हैं, हमें जरूरत क्या है। सिलेबस के अंदर, हमारे सिलेबस के अंदर बेटा एजोडाइज है, एजोडाइज। ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर डाइज यूज होती हैं, डाइज, उन्हें एजोडाइज कहते हैं और वो डाइजोनियम से बनती हैं। उन्हें जर्नली क्या कहा जाता है, एजोडाइज। और एजोडाइज क्या है बेटा, ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर डाइज होती है बेटा, जो यूज होती है कपड़ों को रंग मंग करने के लिए, हम उन्हें कहते हैं दे आर एजोडाइज। तो हमारा जो टॉपिक है, हमने जो डाइजोनियम स्टार्ट किया वो इसलिए किया ताकि हम एजोडाइज पढ़ सकें। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं स्टार्ट करता हूं एजोडाइज। इस रिएक्शन को जिसमें एजोडाइज बनती है, मैं उसे रिएक्शन नंबर 4 कह रहा हूं बेटा, नंबर 4। इसे कहते हैं डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन। डाई डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन। इसे कुछ लोग या कुछ बुक्स में कपलिंग रिएक्शन भी कहते हैं। कपलिंग कपलिंग रिएक्शन भी कहते हैं। ऐसा क्यों होता है मैं समझाता हूं आपको। ना, मेरा ख्याल है एक रिएक्शन अगर मैं आपको करके दिखा दूं तो शायद आपको मेरी बात अच्छी समझ में आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल, हमने सबसे पहले क्या किया, अमाइन एनिलीन से क्या बनाया, डाइजोनियम बनाया। अब हम डाइजोनियम से क्या बना रहे हैं, उसको डायजोटाइजेशन कहते हैं, कपलिंग रिएक्शन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिएगा बेटा, मैं एक कपलिंग रिएक्शन की एग्जांपल अगर आपको दे पाऊं तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको बात समझ में आ जाएगी। ये है आपका डायजोनियम, ठीक है, N2 पॉजिटिव। सपोज करो आपने इसको रिएक्ट करवाया, ये देखिएगा एक कोई रिएजेंट फिनोल, सपोज करो फिनोल के साथ रिएक्ट करा। ये है फिनोल, ठीक है। आपने इस डायजोनियम को फिनोल के साथ रिएक्ट कराया बेटा, तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसे गौर से देखिए। ये हो गया आपका डाइजोनियम वाला पार्ट, N डबल बॉन्ड N बेटा। अबे, लंबा कर दिया इसको। अब देखें, ये जो प्रोडक्ट बना है इन दोनों के रिएक्शन से, इसे कहते हैं एजोडाई। दिस इज नोन एज
एजोडाई। अब याद रखें, छोटी सी मैं तुम्हें ट्रिक समझा देता हूं। अगर आप डायजोनियम के साथ कोई एसिडिक रिएजेंट यूज करते हैं, जैसे फिनोल एसिडिक इन नेचर होता है, राइट? तो अगर आप डायजोनियम के साथ कोई एसिडिक सब्सटेंस यूज करते हैं तो कंडीशंस बेसिक रखिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा, इसमें थोड़े से सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला जाता है और टेम्परेचर का बहुत ख्याल रखिएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, हम ऐसा क्यों कहते हैं? या जैसे फॉर एग्जांपल सर आपने क्यों कहा कि अगर रिएजेंट एसिडिक है तो कंडीशन बेसिक यूज करें? तो सर अगर कोई रिएजेंट बेसिक हो तो कंडीशन एसिडिक यूज करें। ऐसा क्यों करते हैं मैं बताऊंगा, ठीक है? अभी थोड़ा सा सब्र कीजिएगा। और अगर न्यूट्रल है तो फिर तो कोई मसला नहीं है, रहने दें एज इट इज, बस सिर्फ टेम्परेचर का ख्याल रखिएगा। ये जो डाई बनी है इसे कहते हैं एजोडाइज। मैं आपको एक एग्जांपल और दे दूं तो शायद फिर मैं अच्छा एक्सप्लेन कर पाऊंगा उसको। मैं इसकी एक एग्जांपल आपको और देता हूं। ये कहां चला गया? एक एग्जांपल आपको नहीं, अच्छा सॉरी, ओके। एक एग्जांपल आपको और देता हूं, तो देखें। मैं अगर ये बार बार क्यों बना रहा हूं, मैं अगर इसको हेलो, डुप्लीकेट आ जाना यार। ओके, इसी तरीके से मैं अगर इसको भी डुप्लीकेट कर दूं, ये हुआ है ना, बार बार कौन बनाएगा? ये ले, देखो यार, अब मैं समझाता हूँ। सपोज करो ये फिनोल था, मैंने हटाया और मैंने इसकी जगह लगा दिया अमाइन NH2 बेटा, ठीक है? देखिए कितना आसान है अब ये। अब आपने क्या किया बेटा, इससे प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है? मैं भी समझा देता हूँ, ये देखिएगा, ये बन गया NH2। अब आपने क्या किया, वही 0 डिग्री सेंटीग्रेड से बेटा 5 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर रखा और इसमें थोड़ा सा क्या डाल दिया, HCl। तो अगर अब ऐसा क्यों हुआ, अब आप गौर करें बेटा, ये कौन है? डायाजोनियम आइन, ठीक है? और ये कौन है? एनिलीन। एनिलीन क्या है? बेसिक है। तो जब आपने एसिड रिएजेंट लिया था तो आपने बेसिक कंडीशन यूज की। इसी तरह जब आप बेसिक चीजें लेते हैं तो आप एसिडिक कंडीशंस यूज करते हैं। अच्छा, रीजन क्या है मैं तुम्हें थोड़ा सा समझाता हूं। सोडियम हाइड्रोक्साइड ऊपर वाले केस में क्यों यूज किया गया? व्हाई वी आर यूजिंग द सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द फर्स्ट रिएक्शन? एक्चुअली सोडियम हाइड्रोक्साइड फिनोल को डीप्रोटोनेट कर देता है, डीप्रोटोनेट। मैं एग्जांपल देता हूं, जरा देखिएगा, इसको जरा समझ लेंगे तो मेरा ख्याल है थोड़ा कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाएगा, ताकि आपको उसका जो बैकग्राउंड है वो समझ में आ सके। हो ये रहा होता है, अगर आप फिनोल को बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराएं तो होगा ये पहले स्टेप के अंदर, यहां देखिएगा, ये सॉल्ट बनाएगा। सॉल्ट बनाते वक्त O- और Na+ होगा, यस और नो? होगा नहीं होगा? अब होगा Na+ जाहिर बड़े डिसोसिएटेड फॉर्म में होगा, तो बेसिकली ये फिनॉक्साइड आयन बन गया। अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो ये डीप्रोटोनेट हो जाएगा, मतलब अपना प्रोटॉन क्या कर देगा? डोनेट कर देगा। जाहिर बात है, बेस को प्रोटॉन डोनेट कर देगा। उसका फायदा क्या होगा? जैसे ही ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, ऑक्सीजन रेडिली अपना
लोन पेयर रिंग में डोनेट कर देगा बेटा, रिंग में। अब बताओ इस फोर्थ पोजीशन पे क्या चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब सोचो डाइजोनियम पे क्या चार्ज है? पॉजिटिव। यस और नो? तो होता क्या है कि जब फोर्थ पोजीशन पे प्लस और माइनस चार्ज आ जाएगा तो डाइजोनियम रेडिली अटैक करेगा इसकी फोर्थ पोजीशन के ऊपर। इसीलिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं ताकि आप फिनोल को क्या कर सकें, डीप्रोटोनेट कर सके। डीप्रोटोनेशन की वजह से क्या होगा, फोर्थ पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज जल्दी क्रिएट होगा और आपका जो डाइजोनियम है वो फटाफट उस पर अटैक कर देगा। एक बात हो गई। अब दूसरी बात देखिए, आपने अमाइन के केस के अंदर HCl क्यों यूज किया? वाई? यानी आप बेसिक के अंदर एसिडिक कंडीशन क्यों यूज करते हैं? जरा सुनिएगा हो क्या रहा है। अगर आप ऐसा ना करें, और से देखें, जैसे सपोज करो यह है N2+, ठीक है। अगर एनिलीन को गौर से देखा जाए तो बेटा एनिलीन के पास एक लोन पेयर होगा, यस और नो? हमें डायाजोनियम को बेंजीन रिंग के साथ कपल्ड करना है। लेकिन अगर एनिलीन को गौर से देखा जाए तो एनिलीन के अंदर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, यस और नो? बेसिक है ना? होगा क्या, ये लोन पेयर यूज करेगा टू मेक बॉन्ड विद N2+। आपको पता है सिचुएशन क्या हो जाएगी? सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी जैसे ये देखिएगा, लुक एट हियर, N डबल बॉन्ड N और ये इस एनिलीन के साथ मिल जाएगा, लुक एट हियर। अब आप सोचें, आपको डाइजोनियम डाई बनानी है या आपको ये प्रोडक्ट बनाना है? यू डोंट वांट इट, आपको ये थोड़ी चाहिए, ये नहीं चाहिए ना। अब आप सोचें, अगर आप एनिलीन में थोड़ा सा एसिड डाल दें तो एनिलीन इज बेस, बेस विल एक्सेप्ट द प्रोटॉन। तो आपको पता है सिचुएशन क्या हो जाएगी अगर आप बेस डाल दें? तो बेस डालने से, सॉरी एसिड डालने से, अगर आप इसमें थोड़ा सा एसिड डाल दें तो एनिलीन इज बेस, प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। पता ही क्या बना लेगा, ये देखिएगा बेटा, ये बना लेगा NH3+, लुक एट हियर। अब बताओ, सोचो जरा, क्या डाइजोनियम अब इससे रिएक्शन कर पाएगा? क्यों नहीं कर पाएगा? आपने लोन पेयर ही खत्म कर दिया उसका। अब यहाँ पे कहाँ रिएक्शन करेगा? नहीं करेगा। अब वो किस पोजीशन पे जाके रिएक्ट करेगा? वही फोर्थ पोजीशन के ऊपर। अच्छा, अब एक बच्चों के दिमाग में एक सवाल और आता है कि सर हमने देखा है जब कभी भी एजोडाई बनती है तो हमेशा फोर्थ पे बनती है। जरूरी नहीं होती, मार्किंग स्कीम में हमेशा फोर्थ पोजीशन पे दी होगी, या जब भी कोई टीचर भी समझा रहा होता है तो हमेशा फोर्थ पोजीशन पे समझा रहा होता है। एक्चुअली 2 4 6 डायरेक्टर 2 पे भी भेज सकता है और 4 पे भी भेज सकता है, राइट? 6 और 2 तो सेम होती है। तो सर आप हमेशा 4 पे क्यों भेजते हैं? स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। 2 पर चूंकि डायजोनियम एक बहुत बड़ा ग्रुप है तो उसको हिंड्रेंस ज्यादा फील कहां होगी, 2 पे या 4 पे? हिंड्रेंस यानी कि इधर मत आओ, पीछे हटो, 2 पे करीब होता है ना। जबकि फोर्थ वाली पोजीशन में ऐसा नहीं होता बेटा। तो फोर्थ वाली पोजीशन के अंदर ऐसा नहीं हो पाएगा। तो हम कहते हैं कि ये हमेशा फोर्थ पोजीशन पे ऐड होता है, जरूरी नहीं होता। तो डायजोनियम हमने क्यों बनाए? ताकि एजोडाइज बना सके बेटा। और बहुत सिंपल सा वो याद रखिएगा कि अगर आप एसिडिक रिएजेंट यूज कर रहे हैं तो बेसिक कंडीशन यूज करें, बेसिक रिएजेंट यूज कर रहे हैं तो एसिडिक कंडीशन यूज करें। मैं कुछ पॉइंट्स इसमें लिख देता हूं ताकि आपको थोड़ी सी सहूलत रहे। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा मैं यहां लिखता हूं, पहला पॉइंट, डाइजोनियम कंपाउंड्स are used in textile industries.
to make azodie. दूसरा पॉइंट, temperature must be kept below 10 degrees centigrade because diazonium ions are unstable and decompose into phenol and nitrogen gas. Above 10 डिग्री सेंटीग्रेड। इस वाली बात को मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं। ये देखिए बेटा, जैसे ये N2+ है, पेपर में आपसे पूछता भी है, सिर्फ वाटर है और टेम्परेचर ग्रेटर देन 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए। डाइजोनियम में क्यों टेम्परेचर का ख्याल रखना पड़ता है? अनस्टेबल होते हैं बेटा, और अनस्टेबल होने की वजह से डिकम्पोज हो जाएंगे। ये देखिएगा, फिनोल प्रोड्यूस करेंगे बेटा, और उसके साथ साथ नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे। इसीलिए हम लोग डाइजोनियम का ख्याल रखते हैं कि हम टेम्परेचर को 10 से करीब करीब रखें, 10 के अंदर अंदर रखें, बाहर ना लेके जाएं। अच्छा, एक सवाल अक्सर आपसे पूछता है, तो जरा ख्याल रखिएगा, सही है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक दफा उसने एक सवाल पूछा था डाइजोनियम से रिलेटेड। उसने कहा था कि ये जो डाइजोनियम के अंदर हम पोलर ग्रुप्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं, लाइक दिस। ये दिखेगा बेटा, फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक एजोडाई बनाई थी उसने, पहले बच्चों से बनवाई, बच्चों ने बना दी। उसके बाद उसने एक सवाल पूछा जिसमें कुछ लोग, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। हालांकि होना नहीं चाहिए था। एएस लेवल कभी कभी A2 के अंदर ना ऐसा सिंपल एएस का सवाल पूछ लेता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा, फॉर एग्जाम्पल, उसने ना यहां बनाया SO3 नेगेटिव, यहां बनाया SO3 नेगेटिव, और उसने पूछा ये बताएं, ये जो पोलर ग्रुप बनाया है इस डायाजोनियम के अंदर, ये एजोडाई है जो डाइजोनियम से बना है, इसमें इस पोलर ग्रुप का क्या काम है? हम डाइजोनियम से जब एजोडाई बनाते हैं तो हम कभी कभी डाइजोनियम के अंदर पोलर ग्रुप्स लगा देते हैं ताकि डाइस के अंदर पोलर ग्रुप्स आ जाए। हम ऐसा क्यों करते हो? अब ये ना एएस से रिलेटेड था। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए कि सर एक अजीब सा सवाल था। एक्चुअली पोलर ग्रुप्स किसी भी डाई के अंदर रखने का मतलब ये होता है, आपको यकीनन याद आ जाएगा, टू इंक्रीज solubility of dye in water। अब ये वाला जवाब किसी बच्चे के दिमाग में ही नहीं आया। क्या भाई यार, एक सर एक सवाल अजीब सा था आखिर का। क्या? उसने कहा ये पोलर ग्रुप्स के फायदे क्या हैं। अब वो जाहिर बात है एएस में दिमाग ही नहीं गया कि यार ये कुछ एएस से रिलेटेड होगा। अब कुछ कह रहे हैं फॉर टू अवॉइड रिएक्शन, कोई कह रहे हैं फॉर कैटलिस्ट, जो जिसका जो दिल चाह रहा था लिख दिया। हालांकि उसका आंसर सिर्फ ये था कि पोलर ग्रुप्स का मतलब ये होता है टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट डाई इन वाटर, क्योंकि जितना ज्यादा पोलर होगा उतना ज्यादा पानी में सॉल्युबल होगा बेटा। इसके साथ ही आपका अमाइन वाला टॉपिक खत्म। अच्छा, अमाइन बेसिकली खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अमाइन से अमाइड भी बनते हैं और अमाइड प्रोटीन्स, पॉलीअमाइड प्रोटीन्स बनता है, तो वो पूरा एक टॉपिक चल रहा है।
तो आई थिंक अगर मैं कहूँ कि सिर्फ अमाइन का पहला पार्ट खत्म हो गया है तो सही होगा शायद। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में अल्लाह ने चाहा तो हम इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे, अमाइन को और मजीद लेके चलेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, जब तक इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।